गांव में पूजा अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। पूजा और राजू के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम मीनू और टीना थे। राजू अमीर चंद नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता था। और तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ईमानदार और वफादार नौकर हो, और तुम मेरे सभी काम अच्छी तरह करते हो और बहुत अच्छे हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। अमीर चंद जी को राजू पर पूरा भरोसा था। राजू भी अपना काम ईमानदारी के साथ करता था। राजू अपने बच्चों के लिए हर दूसरे दिन बाहर से कुछ न कुछ खाने को लाया करता था। और ये देखो बच्चों, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपूरी भी। अरे वाह पापा, क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। जी आप भी ना, ये सब लाकर इन्हें बिगाड़ डालेंगे। घर का खाना तो इनसे खाया नहीं जाता है, बाहर का जितना मर्जी से दो। वो सब मिलजुल कर इसी तरह रहा करते थे। पूजा हर मंगलवार वाले दिन पूरी सब्जी बनाकर सबको खिलाती है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। इसी तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशहाली से चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीर चंद के घर से 10 लाख की चोरी हो जाती है। अमीर चंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो सभी लोगों को बुलाते हैं और सबकी तलाशी लेते हैं और उन्हें राजू के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीर चंद जी राजू से कहते हैं, अरे राजू, और तूने मेरा पैसा चुराया और 10 लाख के सिर्फ 5 लाख है, और तू बाकी के 5 लाख कहाँ है? अरे बेशरम, और मैं तुझ पर कितना यकीन करता था, और तूने ऐसा क्यों किया? और पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देते, और लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। और आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की और मेरे थैले में ये रुपए कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो तुझे सजा मिलकर रहेगी। तूने जो गुनाह किया है, जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन मिला देता है और पुलिस बेकसूर राजू को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूजा को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप निर्दोष हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं वकील करवाऊंगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से निकलवाने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूजा, तुम मैनू और टीना का ख्याल रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है, उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने मुझे। मैंने आपसे कहा ना, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। मेरे पति ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते, वो बेकसूर। फिर वो ठेला लगाने लगती है। पूजा ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था कि थोड़ी ही देर में उसके ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी हाथ पूजा की सब्जी पूरी की तारीफ करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, एकदम लाजवाब पूजा बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। धन्यवाद। इस तरह पूजा बहुत अच्छे पैसे कमाती है और 1 हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूँ सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चंद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े राजू के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी लोग इस मंजर को देखते रह जाते हैं तो जज कहते हैं, ओ ये सब क्या है? आमिर चंद जी, भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। और नहीं नहीं, ये चोर नहीं है और राजू बेगुनाह है। और ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कैद है और मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है। ये रिकॉर्डिंग उसी की है और मैंने ही टीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज पेन ड्राइव की फुटेज देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि चोरी तो दूसरे लड़के लखन ने की है।
और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख राजू के थैले में डाल दिए, जिससे कि राजू पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन की गिरफ्तारी करने का हुक्म देती है। और मुझे माफ कर दो, और ना जाने क्या क्या कहा तुमसे, और मेरी वजह से तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो राजू। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, आखिरी मौके पर सच को साबित करके। फिर अमीर चंद जी और राजू इकट्ठे काम करते हैं। पूजा भी अपने ठेले की सब्जी पूड़ी चलाती है और दोनों खूब मेहनत करते हैं। बस स्टॉप पर खड़े कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां 10-12 साल की एक लड़की आई। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहां आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 1 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, 1 रुपए दे दो ना बाबूजी। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह सुबह बस स्टॉप पर आ गई और पिछले दिन की ही तरह लोगों से भीख मांगने लग गई। ऐसा उस बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन आकाश नाम का एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर उस बस स्टॉप पर आया। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। चल चल चली जा यहाँ से। मैंने क्या कोई तेरा ठेका लेके रखा हुआ है, हैं? रोज रोज चली आती है भीख मांगने, भीख मंगी कहीं की। उस आदमी ने देखा कि और लोगों ने भी उस लड़की को डांट कर भगा दिया। आकाशी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उनके दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी हो रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वहां से जाने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक वहां पर पत्थर से उसे ठोकर लगी। तो जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे, वो भी उसके हाथों से निकलकर नदी में जा गिरे। उस लड़की ने पहले तो अपने पैसों को बहुत ढूंढा, मगर जब वो नहीं मिले तो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। ये देखकर आकाश जी से रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और उससे कहा, नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाले गिरोह से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाती है। और ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों के लिए आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ तुम ये पैसे लेकर क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी जी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है? चलो, फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूँ। उसके बाद आकाश जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वो लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर वापस से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूँ। आकाश जी काफी देर तक वहां रुके थे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। आकाश जी भी वहां से चले गए। अगले दिन आकाश जी फिर उसी बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखी जो उस दिन भीख मांग रही थी। उस दिन भी आकाश जी ने उससे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध दिन तो आकाश जी खुद भी अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब आकाश जी ने उस लड़की को खाना दिया तो उनके मन में एक बात आई, आखिर ये लड़की है कौन, और क्या ये रोज सिर्फ खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये सिर्फ खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं, और ये खाना लेकर जाती कहाँ है? हालांकि आकाश जी तेजी से उस लड़की का पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। और धत्तेरी की, और इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस बात का पता कर ही लूंगा मैं। अगले दिन आकाश जी उस लड़की को देने के लिए घर से ही बना खाना लाते हैं और उस लड़की को देते हैं। ओ ले बेटा, खाना खा ले। आज तू यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेती? वो बाबूजी, मैं खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यहीं खा लो। देखो, अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
मैं घर जाके आराम से खा लूंगी बाबूजी। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगा कि आखिर ये लड़की इस खाने का करती क्या है। इतना सोचकर आकाशी भी उस लड़की का तेजी से पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर से उन झोपड़ियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं गलियों से गुजरकर जाने लगती है। आज आकाशी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगाकर ही रहेंगे कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। वो लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। आकाशी भी उसका पीछा करते करते उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। आकाशी वहां बनी टूटी हुई खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदी कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। अंदर एक टूटी हुई चौपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। अम्मा, अम्मा, दीदी खाना लेकर आ गई है। चारपाई पर पड़ी वो औरत भी किसी तरह उठकर बैठ गई और बोली, आए, कैसी किस्मत है मेरी। और तेरे बापू का सपना था अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ाना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची को ना जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला है। ये कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा। अब मैं और बबलू एक दिन जरूर स्कूल जाएंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयाँ खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की अपने हाथों से अपनी माँ और भाई को खाना खिलाती है। ये देखकर बाहर खड़े आकाश जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी, आप। मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी उनकी नजर वहां पड़े स्कूल बैग पर पड़ती है। अरे वाह, और तुम लोग स्कूल भी जाते हो? जाते थे, मगर अब छोड़ दिया है बाबूजी। क्यों? पढ़ाई छोड़ने का दुख नहीं हुआ तुम्हें? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ गई, घर में पैसे। मैं आज ही तुम्हारी माँ का दाखिला हॉस्पिटल में करवा देता हूँ। देखना, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी और फिर तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाएंगे। और पैसों की तुम चिंता मत करना,